राधे राधे हिंदी के सुधी पाठकों, सुधी विद्यार्थियों एवं सुधी दर्शकों, हिंदी साहित्य के प्रेमियों, आप सबका स्वागत है हिंदी के चैनल, हिंदी के परिवार प्रद्योत गुरुकुल में। हम हैं पीके सर और आप सबके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता हूं एक बहुत ही कंटेंट नंबर 1 कंटेंट की वीडियो, जो आपके लिए परीक्षाओं में रामबाण साबित होने वाली है। आप सबके बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, फ़ोन भी आते हैं, जिनमें आप बताते हो कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, मैं अपने आप को खुशी से भर लेता हूँ कि चलो मेरी मेहनत कम से कम रंग तो ला रही है, आपको अच्छा लग रहा है, बस इसी में मेरी संतुष्टि है, इसी में मेरी खुशी है। आपको अच्छा लगना चाहिए और अच्छे लगने से भी अधिक मेरे लिए ये उपयोगी है कि आपकी परीक्षा में आना चाहिए। आपकी परीक्षा में मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट ज़रूर आएगा, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा कंटेंट परीक्षा में ज़रूर आए। चलो अब आज हम बात करते हैं सम्मान पर। सम्मान हिंदी साहित्य में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा पेपर नहीं बनता जहां हिंदी में सम्मान से संबंधित प्रश्न ना आए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद व्यास सम्मान सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। तब से लेकर और 2022 तक व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान जिस वर्ष दिया जाता है उससे 10 साल पहले की रचनाओं, हिंदी की किसी भी अच्छी कृति के लिए उस कृति के रचनाकार को दिया जाता है। तो व्यास सम्मान पर आधारित आज की हमारी वीडियो है। एक वर्ष ऐसा है 2007 जिसमें व्यास सम्मान नहीं दिया गया है, बाकी प्रत्येक वर्ष व्यास सम्मान दिया गया है। तो आज हम ट्रिक के आधार पर ट्रिक से व्यास सम्मान की रचनाओं को याद करेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या हुआ? तो 3 नंबर कहाँ गया? चलो आइए देखते हैं, ट्रिक से रचनाएं पढ़ेंगे। व्यास सम्मान ट्रिक से 1991 भारत के भाषा परिवार और हिंदी 3 भाग में प्रकाशित ये कृति थी। भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस कृति के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान दिया गया। अब यहाँ से प्रश्न तो एक ये आएगा कि प्रथम व्यास सम्मान विजेता कौन है या पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। ठीक है, तो हम याद रखेंगे। सबसे पहले हम राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो रामविलास शर्मा, राम को ही पहला क्या दिया गया? व्यास सम्मान। ठीक है, दूसरा प्रश्न, भारत के भाषा परिवार और हिंदी कौन सी रचना के लिए दिया गया? भारत के भाषा परिवार और हिंदी इस रचना के लिए दिया गया। ठीक है, तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी हम ऐसे याद करेंगे कि जब राम वनवास को गए तो राम कहाँ के रहने वाले थे? अयोध्या के। यहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है? हिंदी। उसके अलावा राम फिर कहाँ गए? धीरे धीरे लंका तक गए। तो लंका तक जाने में दक्षिण भारत की कई भाषाएं मिली उन्हें। तो जब कई भाषाएं मिली तो उन भाषाओं के लोगों से उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, परिचय हुई। तो फिर क्या है कि भारत के भाषा परिवार अर्थात पूरे भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया। और यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि इन्होंने पुरस्कार वापस कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है 1992 नीला चांद। 1992 नीला चांद उपन्यास है और शिव प्रसाद सिंह को उपन्यास पर ये पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान दूसरा। ये पहला था, ये दूसरा है, क्रम से रखे गए हैं। जहाँ क्रम चेंज होगा वहाँ हम आपको बता देंगे। नीला चांद दूसरा पुरस्कार है, 1992 में दिया गया और शिव प्रसाद सिंह को। तो हम याद कैसे करेंगे? शिव ने पिया
जहर। कंठ कैसा हुआ? नीला। कंठ कैसा हुआ? नीला। नीला कंठ किसका? शिव का। और शिव के प्रसाद से, शिव की कृपा से चांद भी नीला हो गया। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह, इनके उपन्यास नीला चांद को क्या दिया गया है? दूसरा व्यास सम्मान। शिव, हम याद रखेंगे, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, अर्थात शिव का कंठ नीला था और उनके प्रसाद से चांद भी नीला हो गया। उनके प्रसाद का मतलब उनकी कृपा से। ठीक, अब है तीसरा, 1993 में क्रम से चल रहे हैं। तीसरा व्यास सम्मान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य संग्रह है। मैं वक्त के हूँ सामने, गिरिजा कुमार माथुर। मैं वक्त के हूँ सामने, अब हम याद कैसे करेंगे? तीसरा है मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य संग्रह है, और गिरिजा कुमार, गिरिजा, गिरिजा पार्वती। जब पार्वती का शिव से विवाह होने को था, तो जहाँ पार्वती शैलपुत्री जो थी, तो उनके घर में, परिवार में, सब जगह रहने वाले, मिलने वाले सब मना करते थे कि अरे उससे विवाह करेगी, उस पे कपड़े नहीं हैं, उसके घर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, भूत चुड़ैल और पता नहीं कौन कौन उसके साथ रहते हैं, सांप बिच्छू। तो गिरजा के सामने क्या हुआ? वक्त की परेशानियां आई। मैं वक्त के हूँ सामने। कौन? गिरजा। गिरजा ने ये कहा, मैं वक्त के सामने हूँ और मैं हर हाल में शिव जी से ही विवाह करूँगी। तो वक्त सामने आता है, वक्त टाला जाता है, वक्त के लिए कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है वक्त को बदलने के लिए। तो गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने। ठीक है, 1994। आशा है आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे उपन्यास ट्रिक से याद हो जाएंगे, सारी रचनाएं ट्रिक से याद हो जाएंगी। सपना अभी भी काव्य संग्रह है, सपना अभी भी, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक है, अब देखो इसे हम कैसे याद करेंगे? सपना अभी भी, सपना क्या है? अभी भी, काय का? धर्म का, धर्म के वीर बनने का, अर्थात धर्मवीर बनने का सपना अभी भी है। धर्मराज युधिष्ठिर को भी सपना था कि हम धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति बने थे भी, और भारत के लोगों को माँ सरस्वती की कृपा से प्रत्येक भारतीय को धर्मवीर बनने का सपना रहता है कि हम धर्म पर चलें और धर्म पर ही आगे बढ़ें। तो सपना काय का है? धर्मवीर बनने का। वीर कितने प्रकार के, वीर रस में वीर कितने प्रकार के बताए? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको पहले बताए जा चुके हैं। आचार्य जो नाट्य शास्त्र है, आचार्य भरतमुनि ने उसमें कितने प्रकार के वीर बताए और सामान्यतः कितने प्रकार के वीर होते हैं। उन्हीं वीरों में एक होता है धर्मवीर। उन्हीं वीरों में से एक कौन सा होता है? धर्मवीर। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार, अर्थात भरतमुनि के अनुसार, वीर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सपना अभी भी है काय का? धर्मवीर बनने का। तो धर्मवीर भारती की ये रचना है, याद हो गई होगी। 1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण। आत्मजयी का मतलब अपने आप पर जय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला। कौन? कुंवर नारायण। नारायण ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली थी, अर्थात जो विष्णु भगवान हैं उन्हें ही नारायण कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, अपने आप पर क्या प्राप्त कर लिया था? विजय। तो हम क्या कहेंगे? आत्मजयी। कौन? नारायण। आत्मजयी कौन है? नारायण, अर्थात अपने आप को जीत लेने वाला नारायण। ठीक, कुंवर नारायण या नारायण। 1996 में छठा व्यास सम्मान दिया गया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस रचना के लिए ये इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे? रामस्वरूप, रामस्वरूप संवेदना के विकास, अर्थात राम का जो जिसमें स्वरूप होगा वो संवेदनाओं से जुड़ा होगा। संवेदनाएं ऐसी भावनाएं होती हैं जो दूसरे के दुख में दुखी होती हैं और दूसरे के सुख में सुखी होती हैं। यदि आपके अंदर दूसरे का दुख देखकर दुख पैदा होता है तो आप संवेदना से युक्त हैं। आप किसी के सुख को देखकर सुखी होते हैं तो आप संवेदनाओं से युक्त हैं। जबकि आज की दुनिया में क्या करते हैं लोग? दूसरे के सुख से दुखी होते हैं और दूसरे के दुख से सुखी होते हैं। ये संवेदनहीनता की स्थिति होती है। तो राम स्वरूप होता है, या जो राम है या राम के जो स्वरूप हैं, राम जैसे हैं,
वो क्या करते हैं, संवेदना का विकास करते हैं। ठीक है, 1997 में उत्तर कबीर बहुत आता है परीक्षाओं में, आती तो ये सारी रचनाएं हैं, उत्तर कबीर व अन्य कविताएं, ये काव्य हैं केदारनाथ सिंह। ठीक है, उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह। केदारनाथ कहाँ है, उत्तर में। केदारनाथ कहाँ है, उत्तर में। ठीक है, तो हम बस इतना याद रखेंगे, केदारनाथ उत्तराखंड में है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या बिहार से, मध्य प्रदेश से उत्तर में ही हुआ लगभग। तो उत्तर केदारनाथ सिंह, उत्तर कबीर। ठीक है, 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र। 5 आंगनों वाला घर 1998 में इस रचना के लिए 5 आंगनों वाला घर ये उपन्यास है, इसके लिए गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान दिया गया। अब 5 आंगन किन के, गोविंद के। कैसे, एक जन्म हुआ कहाँ पर, मथुरा जेल में, तो वो आंगन हो गया। दूसरा कहाँ हुआ, कहाँ पहुँचे, नंद बाबा के घर, तो दूसरा हो गया। तीसरा कहाँ पहुँचे, रोहिणी के घर, अर्थात बलदाऊ के घर जाते थे, उस आंगन में भी खेलते थे, तो कितने हो गए, 3। चौथा बरसाने, और 5वां फिर लौट के या तो द्वारिका कह लो या लौट के मथुरा कह लो। तो 5 आंगन में रहे कौन, गोविंद, गायों को पालने वाले 5 आंगनों में रहे। ठीक है, तो गोविंद मिश्र आपको याद हो गया होगा, 5 आंगनों वाला घर। आइए अगला देखते हैं 1999। ठीक है, 1999 में 9वां, कौन सा, 9वां विश्रामपुर का संत, ये उपन्यास है किनका, श्रीलाल शुक्ल का। तो विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को दिया गया है व्यास सम्मान, श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत। श्रीलाल, श्री लक्ष्मी, लाल लाल, लक्ष्मी के लाल क्या करते हैं, विश्राम। लक्ष्मी के लाल क्या करते हैं, विश्राम। अर्थात जिसके पास बहुत बहुत धन होता है तो वो क्या करता है, आराम से बैठ के खाता है, विश्राम करता है। तो लक्ष्मी के लाल क्या करते हैं, विश्राम। तो श्रीलाल शुक्ल को 1999 में 9वां पुरस्कार मिला है विश्रामपुर का संत के लिए। अगला है 2000 में पहला गिरमिटिया, उपन्यास है गिरिराज किशोर का। हम इससे याद करेंगे, यहाँ भी गिर और यहाँ भी गिर। ठीक है, पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। गिरमिटिया का अर्थ क्या होता है, बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है, ये बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है किन के जीवन पर आधारित है। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर का है। ठीक है, गिरमिटिया गिरिराज किशोर। 2001 में आलोचना का पक्ष, ये आलोचना ग्रंथ है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह, आलोचना का पक्ष। ठीक है, तो रमेश चंद्र शाह, जो शाह होते हैं वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं दूसरों की। ठीक है, तो क्या करते हैं, आलोचना। तो हम यहाँ से इस आलोचना ग्रंथ को और आलोचना का पक्ष, इस ग्रंथ को, इस प्रकार ग्रंथ का जो प्रकार है, विधा है, इसे याद कर लेंगे। शाह, शाह लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अगला है 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये काव्य है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, काव्य है कैलाश वाजपेयी। किनको दिया गया है, कैलाश वाजपेयी को 2002 का, अर्थात 12वां पुरस्कार हुआ ये 2002 में। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कहाँ, कैलाश। कैलाश पर्वत इतना ऊंचा है, वहाँ पर एक तरफ सूर्य रहेगा, जब सूर्य इधर उदयाचल में उदित होगा और इधर फिर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश पर, एक तरफ अंधेरा एक तरफ उजाला। तो कैलाश से हम याद करेंगे, कैलाश से पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कैलाश से, कैलाश पर्वत से एक तरफ क्या होगा, एक तरफ सूर्य इधर होंगे, एक तरफ इधर होंगे, पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष होगा। ठीक, अगला है 2003 में आवां। आवां उपन्यास चित्रा मुदगल का है। आवां उपन्यास किनका है, चित्रा मुदगल का। इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो मुदगल, मुदगल से आवां को हम जोड़ेंगे, आवां चित्रा मुदगल। ठीक, मुदगल आवां, आवां मुदगल, मुदगल आवां। अगला है 2004 कठगुलाब, मृदुला गर्भ। ठीक है, मृदु का विलोम क्या होता है, कठोर। मृदु का विलोम क्या होता है, कठोर। तो जो मृदुल है
कठ गुलाब, काठ का गुलाब, इस उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को मिला है, याद कर लेंगे। अगला है 2005 में कथा सतीशर, ये उपन्यास है चंद्रकांता का, ठीक है, चंद्रकांता के उपन्यास कथा सतीशर को, ठीक है। चंद्रकांता क्या हुई, सती हो गई, ऐसे हम याद कर लेंगे, चंद्रकांता सती हो गई, चंद्रकांता क्या हुई, सती हो गई, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको 2005 में। 15वां, 16वां है कविता का अर्थात परमानंद। कविता से क्या मिलता है, आनंद मिलता है, रस मिलता है, और रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो कविता का अर्थात परमानंद, ठीक है। कविता से हमें क्या मिलता है, कविता का अर्थात, इस रचना के लिए परमानंद श्रीवास्तव को व्यास सम्मान दिया गया है। तो कविता का अर्थात परमानंद, याद हो गया होगा। अब ये क्रॉस लगा है, 2007 में किसी भी रचना को व्यास सम्मान नहीं दिया गया था। तो यहाँ तक 16वां हो गया। अब ये 17वां यहाँ कट गया, अर्थात यहाँ से 17वां शुरू होगा। 17वां, ये 18 क्रम संख्या है, लेकिन क्रम सम्मान का 17वां व्यास सम्मान मिला 2018 में। एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। तो मन्नू भंडारी की ये कहानी है, इन्होंने यही सच है कहानी बहुत अच्छी लिखी है। इन्होंने 1 इंच मुस्कान उपन्यास लिखा है अपने पति राजेंद्र यादव के साथ, ठीक है। तो राजेंद्र यादव के साथ इनका विवाह हुआ था, और बाद में ये दोनों लोग अलग अलग भी रहने लगे थे। इन्होंने तलाक नहीं ली थी, लेकिन अलग अलग रहने लगे थे। और राजेंद्र यादव और इनकी पुत्री मन्नू भंडारी की पुत्री रचना नाम है, क्या नाम है, रचना। तो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कथा यह भी। तो हमने इनकी पूरी कथा सुना दी आपको संक्षेप में, ठीक है। इन्होंने प्रेम विवाह किया था राजेंद्र यादव के साथ, और फिर बाद में अलग अलग हो गए थे दोनों लोग। तो 1 इंच मुस्कान, इन्होंने ऐसा उपन्यास लिखा है जिसमें पुरुष संवाद राजेंद्र यादव ने लिखे हैं और महिलाओं के संवाद मन्नू भंडारी ने लिखे हैं। और इनके उपन्यास आपको अलग से हमने पढ़ा दिए हैं। महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण उपन्यासों की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, पहले से। अगला है 2009, इन्हीं हथियारों से। अब हम इन्हीं हथियारों से अमर हो गए। जो हथियार हैं, हमारे देश के सैनिक सेना पर युद्ध के लिए, सेना पर भारत की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। जो हथियार आज सैनिकों पर हैं, युद्ध किया, युद्ध करते हुए मर गए, वही हथियार दूसरों पर आ गए। इस तरह से हथियार तो वही बने रहते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे जो वीर सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत, अर्थात इन्हीं हथियारों से अमर हो गए। कौन, वीर सैनिक। ये 18वां पुरस्कार माना जाएगा, 2009 का है, और ये उपन्यास है, ठीक है। अगला है 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, विश्वनाथ तिवारी। ये काव्य संग्रह है, फिर भी कुछ रह जाएगा, किनका, विश्वनाथ तिवारी का। फिर भी कुछ रह जाएगा नहीं, जब हम विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की शरण में पहुंचेंगे वाराणसी में, फिर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। विश्वनाथ की शरण में जाने पर अर्थात नहीं रहेगा। तो विश्वनाथ के पास पहुंचने पर फिर भी कुछ नहीं रहेगा। तो आप भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो भगवान विश्वनाथ को एक बार प्रणाम करिए कि आपकी शरण में मैं आया हूँ। हे विश्वनाथ, अब कुछ न रहे, हमारी परीक्षा सकुशल हो जाए और हम क्या करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आपके चरणों में आकर फिर कुछ भी न बचे। ये 19वां हो गया। एक क्रम हम कम करते चले जाएंगे। 2011 में आम के पत्ते, रामदरस मिश्र। हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ हवन होता है, हम सबके यहाँ पूजा होती है, तो आम के पत्ते लाए जाते हैं। तो मिश्रा जी या ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो हवन करते हैं, कहते हैं आम के पत्ते लाओ। तो आम के पत्ते लाओ, रामदरस मिश्र, अर्थात राम के दर्शन के लिए आम के पत्ते बुलाते हैं, मंगाते हैं। राम के दर्शन के लिए आम के पत्ते मंगाते हैं, ठीक है। तो क्या है, आम के पत्ते, रामदरस मिश्र, ठीक है, याद हो गया होगा। राम के दर्शन के लिए मिश्रा जी क्या मंगाते हैं, आम के पत्ते के। आम के पत्ते लेके आओ और पूजा में जल चढ़ाना है। आम के पत्ते से जल चढ़ाया जाता है। अगला देखते हैं 2012, ना भूतो ना भविष्यत, ना भूतो ना भविष्यत, डॉक्टर नरेंद्र कोहली, ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र कोहली। अब हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ना ऐसा प्रधानमंत्री भूत में हुआ ना भविष्य में होगा जैसे नरेंद्र मोदी।
ठीक है, तो ये ना भूतो ना भविष्य, ना भूत में हुआ ना भविष्य में होगा। जैसे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो हमें बस याद करना है, हम बस ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने की। ठीक है, और वैसे चाहें तो इसे दूसरी तरह से ऐसे भी याद कर सकते हैं, नरधन इंद्र, अर्थात जो मनुष्यों का राजा होता है वो न भविष्य की देखता है न भूत की देखता है, काय की देखता है? वर्तमान की। तो ना भूतो ना भविष्य अर्थात वर्तमान। ठीक, तो 2012 में मिला है। 2013 में व्योमकेश दरवेश, संस्मरण है, बहुत अच्छा संस्मरण है, बहुत आता है। और ये संस्मरण किन किन के जीवन पर आधारित है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, व्योमकेश दरवेश, भिखारी, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि सब कुछ गंवा देने वाला, या फकीर टाइप। फकीर कौन? विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ जी क्या हैं? व्योमकेश हैं, दरवेश हैं। ठीक, भगवान शिव के लिए भी आता है। अगला है, इधर भी शिव इधर भी शिव। अगला है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। 2014 में ये 24वां होगा। ठीक, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार क्या अध्ययन। ठीक, तो यहाँ कमल किशोर गोयन का। अब देखो, अब यहाँ भी कहानी का काल क्रमानुसार, तो कमल किशोर, यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। कमल से, कमल और किशोर से हम क्या करेंगे? प्रेमचंद की कहानियों को जोड़ लेंगे। ठीक है, प्रेमचंद याद हो जाएगा। क 2015 में देखो, क्षमा। क्षमा उपन्यास सुनीता जैन। सु माने होता है अच्छा और नीता माने होता है नीति पर चलने वाली। ठीक है, और जो अच्छी नीति पर चलने वाली होती है वो किसी को भी क्षमा कर देती है। ठीक है, तो सुनीता जैन का उपन्यास है क्षमा, 2015 में। याद हो गया होगा आपको। सुनीता अच्छी नीति पर चलने वाली महिला, स्त्री, लड़की क्या करती है? क्षमा कर देती है। तो ये क्षमा उपन्यास सुनीता। अगला है 2016 में काटना समी का वृक्ष पद्म पांखुरी की धार से। ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। इंद्र जो थे, सुर धन इंद्र, देवताओं में जो इंद्र थे वो क्या कहते थे? उनके पास थी वज्र, और वज्र से वो हर चीज को, हर व्यक्ति को, जो भी शत्रु होता था, जहां भी प्रहार करना होता था, वज्र से ही काट देते थे। तो सुरेंद्र क्या काटते हैं? समी का वृक्ष, समी का वृक्ष काटते हैं पद्म पांखुरी की धार से। ठीक है, तो सुरेंद्र काटने से हम जोड़ लेंगे, जैसे वज्र से इंद्र काटते थे वैसे ही सुरेंद्र पद्म पांखुरी की धार से समी का वृक्ष काटते हैं। अगला है दुखम सुखम, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। दुखम सुखम क्या है? विधा उपन्यास है, ममता कालिया। ठीक है, ममता, जो ममतामयी होती हैं वो दुख और सुख नहीं देखती। जैसे माँ ममता से युक्त होती हैं तो वो दुख सुख नहीं देखती। माँ अपनी संतान के लिए, आप सबकी माँ ने आपके लिए न दुख देखा न सुख देखा, लेकिन आपको खुशी देने का पूरा प्रयास किया। तो जो ममता से युक्त होता है वो दुख सुख नहीं देखता। तो ठीक है, ये ममता कालिया, दुखम सुखम। अगला है 2018 में जितने लोग उतने प्रेम, काव्य है लीलाधर जबूरी। ठीक है, 2018 में 29 नंबर पढ़ा है तो ये 28वां पुरस्कार माना जाएगा। ठीक, 2000 जितने लोग उतने प्रेम। अब लीलाधर, लीलाधर कहते हैं श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण जितने लोग उतने प्रेम, 1108, 16,108 क्या थी? रानियां। अब नारद जी गए, एक के पास गए, सोच रहे यहीं होंगे, आगे नहीं होंगे। दूसरे के पास गए तो कृष्ण उस रानी के पास भी, आगे गए तो श्री कृष्ण उस रानी के पास भी। इस तरह से 16,108 रानियों के पास कृष्ण उपस्थित मिले। तो जो लीलाधर हैं वो क्या करते हैं? जितने लोग हैं उतने प्रेम करते हैं। हर व्यक्ति से प्रेम कर रहे थे, हर पत्नी से प्रेम कर रहे थे, और आपसे भी प्रेम करते हैं। लीलाधर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लीलाधर जितने लोग उतने प्रेम, अर्थात श्री कृष्ण जितने लोग थे उनसे सबसे प्रेम करते थे। जितनी उनकी पत्नियां थीं सबके पास उपस्थित मिले नारद जी को, तो जितने लोग उतने प्रेम। अगला है 2019 कागज की नाव। ये काव्य संग्रह है कागज की नाव। ठीक, नासिरा शर्मा। अब जो कागज की नाव होती है उसके सिर नहीं होता, न पैर होते हैं, न वो बस
पानी बहता था। बचपन में आप सब ने भी किया होगा, हमने भी किया था। कागज़ मोड़ा, कागज़ मोड़ के नाव बनाई और उसमें एक चींटा बिठाया और पानी में छोड़ दिया, तो वो क्या होता है, पानी में तैरते तैरते चली जाती है। तो कागज़ की नाव में न सिर होता है न पैर, तो ना सिरा न सिर, ना सिरा। कागज़ की नाव, कागज़ की नाव के सिर नहीं होता। ठीक, आगे है 2020 में पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी प्रोफेसर शरद पगारे। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, साम्राज्ञी का मतलब होता है सम्राट की पत्नी, महारानी। तो पाटलिपुत्र की जो महारानी है वो प्रोफेसर शरद पगारे। ठीक है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है और इस उपन्यास के लिए 2020 में इन्हें व्यास सम्मान मिला है। ठीक, 2021 में व्यास सम्मान महाबली, ये नाटक है असगर वजाहत। ठीक है, असगर वजाहत को असगर महाबली है, असगर महाबली। ठीक है, असगर वजाहत महाबली है। तो ये आपको याद होगा और ये थोड़े ताज़े ताज़े हैं, नए पुरस्कार हैं, तो आपको याद होने चाहिए। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। आप इसमें क्या रखेंगे, 33 नंबर है तो ये पूछा जाएगा, इसका पुरस्कार का स्थान होगा, ये नंबर होगा 32वां पुरस्कार। ठीक, पागल खाना, 32वां पुरस्कार पागल खाना। इस कृति के लिए जो व्यंग्यात्मक उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके में भी आएगा और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए 2022 में इस उपन्यास के लिए क्या मिला है, पुरस्कार। कौन सा, व्यास सम्मान। ठीक है, तो पागल खाने में किसी का ज्ञान नहीं चलता, पागल खाने में पागल किसी का ज्ञान नहीं मानते। आप किसी को भी उपदेश दो, विद्वान होगा समझ जाएगा, ठीक है, लेकिन मूर्ख होगा आपके कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या है, भरतहरि ने क्या कहा है, बालू से तो आप तेल निकाल सकते हो लेकिन मूर्ख को समझा नहीं सकते। तो पागल खाने में ज्ञान देना, ज्ञान बांटना क्या है, बेकार है। ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना। ठीक है, अन्य तथ्य हमने बता दिए हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। व्यास सम्मान 1991 से शुरू हुआ है। 4 लाख की वर्तमान में राशि दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। 10 साल में प्रकाशित होने वाली किसी कृति को ये दिया जाता है, उसके लेखक को दिया जाता है। और 2007 में किसी को नहीं दिया गया, ये भी हमने आपको बता दिया है। 2007 में पूछा जाए 2007 में किसी को किस वर्ष व्यास सम्मान नहीं दिया गया, तो 2007। ठीक है, और रामविलास शर्मा ने पुरस्कार को लौटा दिया था, ये भी हमने बता दिया। और आज का प्रश्न ये है कि वह प्रथम महिला कौन सी हैं जिन्हें व्यास सम्मान दिया गया, अर्थात व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला। व्यास महिलाओं वाली वीडियो हमने आपको पहले दे दी है, प्रथम महिला, उसमें हमने बताया था। तो आपने यदि वीडियो देखी होगी तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आपको वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें पता है यदि आप प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं तो आपको लाइक करनी ही है। यदि आप प्रबुद्ध हैं, यदि आप सुधी हैं, यदि आप कोविद हैं तो आप ज़रूर समझेंगे, वीडियो की महत्ता समझेंगे, वीडियो में दिए गई जानकारी का महत्व समझेंगे और वीडियो में आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे समझेंगे, परखेंगे। और यदि आप एक पारखी हैं, हीरे की परख जौहरी ही जानता है, जौहरी ही जाने हीरे की परख। यदि आप जौहरी हैं, हम तो आपको जौहरी मानते हैं, तो आप हमारी परख कीजिए, हमारे कंटेंट की परख कीजिए। यदि आपको हमारे कंटेंट की परख है और आपको कंटेंट हीरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कीजिए। हम आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एक कमेंट प्यारा सा करते रहिए। ठीक है, राधे राधे।